अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आप सारे के सारे खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग इंशाल्लाह यूनिटी के पास पेपर्स को सॉल्व करेंगे कि वो सवाल जो आपसे यूनिटी के पेपर में पूछे गए। सो नाउ क्वेश्चन नंबर वन, वन लाइट ईयर इज इक्वल टू। देखो हमारे पास जो ये लाइट ईयर है ना, ये लाइट ईयर बेसिकली हमारे पास जो है वो यूनिट है। लाइट ईयर हमारे पास जो है वो यूनिट है। और ये लाइट ईयर हमारे पास जो यूनिट है वो है डिस्टेंस का यूनिट है। आप इसमें कंफ्यूज ना हो कि लाइट ईयर में हमारे पास एयर आया हुआ है, एयर हमारे पास टाइम का यूनिट होगा, तो ये बेसिकली हमारे पास टाइम का यूनिट है। ओके, तो लाइट ईयर बेसिकली हमारे पास यूनिट होता है डिस्टेंस का। अब लाइट ईयर को हम लोग जो है वो मेजर करते हैं उस सूरत के अंदर जब हमारे पास जो डिस्टेंस है वो बहुत ही ज्यादा हो जाए। लेट सपोज कि हमारे पास एक सोलर सिस्टम से दूसरे सोलर सिस्टम तक का जो डिस्टेंस है वो तो मिलियंस टाइम्स और ट्रिलियंस किलोमीटर्स में, ठीक है। तो हम लोग जो है उसको शॉर्ट में लिखने के लिए वन लाइट ईयर लिखते हैं। ओके, अब लेट सपोज कि हमारे पास जो अर्थ का और सन का जो डिस्टेंस है, हमारे पास जो अर्थ का और सन का जो डिस्टेंस है वो है हमारे पास 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 11 मीटर। इतना ज्यादा हमारे पास जो है वो डिस्टेंस है। तो इतने ज्यादा डिस्टेंस को लिखने के लिए, लिखने के बजाय हम लोग जो है वो लाइट ईयर का सहारा यहाँ पे लेते हैं। अब लाइट ईयर को कैलकुलेट करने का तरीका जो है वो काफी ज्यादा इजी है। सबसे पहले हमें जो फॉर्मूला याद होना चाहिए वो होता है वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। यानी कि वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो वो हमारे पास आएगा डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं या फिर हमारे पास जो लाइट की स्पीड है वो हमारे पास होती है 3 × 10⁸ तो वेलोसिटी की जगह पे मैंने लिख दिया 3 × 10⁸ ओके। अभी टाइम, अभी टाइम मेरे पास जो है वो एक एयर का होगा। अब मैं इस एक एयर के टाइम को सेकंड के अंदर कन्वर्ट करूंगा। जिसको कन्वर्ट करने का तरीका हमारे पास मौजूद है कि हमारे पास एक एयर के अंदर 365 दिन होते हैं और हर दिन के अंदर हमारे पास 24 घंटे होते हैं और हर घंटे के अंदर हमारे पास 60 मिनट होते हैं और हर मिनट के अंदर हमारे पास 60 सेकंड होते हैं। तो अगर आप इन सबको 3 × 10⁸ मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 365 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 और मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे तो आपको जो एंड के अंदर आंसर मिलेगा डिस्प्लेसमेंट का वो हमें मिलेगा 9.15 मल्टीप्लाई बाय 10⁻15 मीटर। ओके, ये बेसिकली हमारे पास जो है डिस्टेंस आ रहा होगा और आप देख भी रहे होंगे कि हमारे पास ये 9.15 मल्टीप्लाई बाय 10⁻15 मीटर, ये कितना ज्यादा डिस्टेंस है। तो इतने ज्यादा डिस्टेंस को शॉर्ट में लिखने के लिए हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास एक लाइट ईयर है, ठीक है। ये हमारे पास 13 नहीं है, इधर हमारे पास जो है वो 10⁻15 मीटर आएगा। सो ये हमारे पास जो था इस सवाल का कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर टू, रिवर्स प्रोसेस ऑफ वेक्टर एडिशन। देखो वेक्टर एडिशन का जो है वो मतलब तो साफ जाहिर है कि वेक्टर एडिशन से मुराद है कि एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर में ऐड करना है। हमारे पास जो रिवर्स प्रोसेस कहला रहा होता है वेक्टर एडिशन का, उससे हम लोग कह रहे होते हैं रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन में हम लोग क्या कर रहे होते हैं, रेजोल्यूशन में हम लोग वेक्टर्स जो है उनको ब्रेक कर रहे होते हैं, which is option number D is the right answer. None. Question number three. When a ball moves from one end reaches to its maximum height in 3 seconds, what is its initial velocity? To calculate the initial velocity of the ball, we have to use the first equation of motion. That is Vf equals to Vi प्लस का At। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है, तो मैं इस A को G की जगह पे रिप्लेस कर लूंगा और ये हो जाएगा Vf इक्वल्स टू Vi प्लस का Gt। अब मुझे जो है टाइम पता लगाना है, सॉरी मुझे जो है वेलोसिटी पता लगानी है कि वो वेलोसिटी कि हमारे पास जब बॉडी मैक्सिमम हाइट पे जाएगी तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी। अब जब बॉडी मैक्सिमम हाइट पे जाएगी, ओके, उस वक्त तक उसकी वेलोसिटी चाहिए। तो यानी कि मुझे जो फाइनल वेलोसिटी है मेरी, मुझे वो जीरो करनी पड़ेगी। ओके, तो मुझे इनिशियल वेलोसिटी को वहां लेकर आना पड़ेगा। ये हो जाएगा मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी इक्वल्स टू जी मल्टीप्लाई बाय टी। ओके, अब यहाँ पे आप सोचोगे कि सर अगर मेरे पास ये जीरो इक्वल्स टू वी आई प्लस का जी टी यहाँ पे मौजूद है, ओके, तो सर अगर आप वी आई को यहाँ पे लेकर जाएंगे तो आपके पास तो यहाँ पे माइनस का वी आई हो जाएगा और माइनस का वी आई इक्वल्स टू फिर जी टी आपके पास आंसर आना चाहिए, लेकिन आपने यहाँ पे वी आई इक्वल्स टू जी टी यहाँ पे क्यों लिखा है। देखो ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है, अगर आप कॉन्सेप्ट से पढ़ोगे तो आपके पास कोई भी चीज मुश्किल नहीं लगेगी। ओके, तो मैं इसको बिल्कुल बेस से समझाता हूँ। हमारे पास जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, इसकी हमारे पास जो डायरेक्शन होती है वो हमारे पास होती है डाउनवर्ड। ओके, और वेक्टर में डाउनवर्ड डायरेक्शन जो है उसको हम लोग कंसीडर करते हैं एज अ नेगेटिव।
अब हमारे पास जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी डायरेक्शन हमारे पास कहाँ होती है? उसकी डायरेक्शन हमारे पास होती है डाउनवर्ड, तो यहाँ पे हमने लिख दिया माइनस का जी। ओके। अब ये जो प्लस का वी जब वहां पे जाएगा तो माइनस का वी हो जाएगा, वहां पे भी आपके पास आ गया माइनस का वी। तो माइनस माइनस से इसको कैंसिल कर लेंगे और आपके पास आएगा वी आई इक्वल टू जी टी। अब आपके पास जो जी है उसकी वैल्यू आपके पास 10 होती है। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा, या क्वेश्चन में अगर आपको एग्जामिनर ने नहीं बताया हुआ कि आपने जी की वैल्यू 9.8 लेनी है, उस वक्त तक आप जो है वो जी की वैल्यू 10 ले लो। लेकिन अगर आपको एग्जामिनर ने ये वाली बात बताई हुई है कि आप जी की वैल्यू 9.8 लो, तो आप फिर जी की वैल्यू आपने 9.8 ही लेनी है। सो वी आई इक्वल टू जी, जी की जगह पे हम लेंगे 10 और मल्टीप्लाई बाय आपके पास 3। 10 3 से आपके पास होता है 30 सेकंड। तो आपके पास जो इनिशियल वेलोसिटी होगी आपके पास उस ऑब्जेक्ट की, वो कितनी होगी? उस बॉल की आपके पास इनिशियल वेलोसिटी होगी 30 सेकंड, विच इज ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4, रॉकेट प्रोपोल्शन इज अकॉर्डिंग टू। देखो रॉकेट प्रोपोल्शन और आपके पास बॉम्ब एक्सप्लोजन और हमारे पास जो मास फ्लो रेट जो होता है, ठीक है, जो कि हमारे पास सिचुएशन में होता है कि आपके पास कोई भी पाइप है, पाइप के अंदर से फ्लूइड जो है फ्लो कर रहा है, और वो जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उस पाइप के अंदर से वो बॉल के ऊपर अपनी फोर्स अप्लाई कर रहा है। ये सारी की सारी हमारे पास जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के अंदर आती है। और रॉकेट प्रोपोल्शन और हमारे पास ये मास फ्लो रेट, ये हमारे पास जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन और लीनियर मोमेंटम में भी आता है, और ये हमारे पास न्यूटन के थर्ड लॉ में भी आता है। तो अगर हम लोग रॉकेट प्रोपोजन की वो लिखें एक्सप्रेशन, तो वो हमारे पास बनेगी एफ इक्वल्स टू डेल्टा एम अपॉन डेल्टा टी मल्टीप्लाई बाय वी। डेल्टा एम बेसिकली हमारे पास मास फ्लो रेट का मास है, डेल्टा टी हमारे पास टाइम है, और वी हमारे पास वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड है। तो रॉकेट प्रोपोजन में हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी आता है, और हमारे पास न्यूटन का थर्ड लॉ वो भी इसके अंदर वो भी हो रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 5, 1 कैलोरी इज इक्वल टू। देखो आपके पास जो यूनिट कन्वर्जन है ना, इसको आप अच्छे से याद करके चले जाना है, क्योंकि आपके पास एक सवाल ऐसा जरूर आएगा जिसके अंदर यूनिट कन्वर्जन पूछी गई होगी। तो इसमें जो आपके मार्क्स हैं वो अच्छे आ सकते हैं। हमारे पास जो 1 कैलोरी होता है वो बराबर होता है 4.2 जूल के। हमारे पास जो एक अर्ग होता है वो बराबर होता है 10 की पावर माइनस के 7 जूल के। हमारे पास जो एक बीटीयू होता है, बीटीयू कहते हैं ब्रिटिश थर्मल यूनिट, हमारे पास जो एक बीटीयू होता है वो बराबर होता है 1055 जूल के। ये जो कन्वर्जन है इनको आप अच्छे से याद कर लीजिए। ओके, तो हमारे पास 1 कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल के। क्वेश्चन नंबर 6, इफ अ बॉडी ऑफ 2 किलोग्राम मूव्स वर्टिकली 2 मीटर, देन वर्क डन इज। देखो वर्क डन का हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है W इक्वल्स टू एफ डी कॉस ऑफ थीटा। ये हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला है। अब हमारे पास जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो एक्ट कर रही है वर्टिकली डाउनवर्ड, और हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो हो रहा है अप। तो अगर हमारे पास जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है अगर वो एक्ट कर रही है वर्टिकली डाउनवर्ड, और हमारी जो बॉडी है उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वर्टिकली अपवर्ड, तो दोनों के दरमियान का बनने वाला जो एंगल होगा वो हमारे पास होगा 180 डिग्री। और कॉस 180 जो है वो हमारे पास बराबर होता है -1 के। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा W इक्वल टू माइनस का एफ डी। अब जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है बेसिकली वो अर्थ अप्लाई करता है हमारे ऊपर हमारे वेट के अकॉर्डिंग, ताकि अर्थ जो है वो हमें अपने सेंटर की तरफ को पुल कर सके। तो हमारे पास जो एफ है उसको हम रिप्लेस कर लेंगे वेट से, और वेट का फॉर्मूला आपके पास होता है mg। तो यहाँ पे हमने लिख दिया माइनस का mg, और मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट आपके पास है 2 मीटर, तो मल्टीप्लाई बाय 2। अब जो एम है मास वो आपको गिवन है -2, जो कि 2 गिवन है, सॉरी मास आपको 2 गिवन है, मल्टीप्लाई बाय जी की वैल्यू 10 होती है, और मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 टू द 4, और 10 मल्टीप्लाई बाय 4 आप बराबर होता है 40 के। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? वो आपके पास आंसर आएगा माइनस का 40 जूल, विच इज ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, माइनस का। ओके। क्वेश्चन नंबर 7, इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज डबल देन सेंटीमीटर फोर्स बिकम। अच्छा यहाँ पे जो आपके पास आंसर लिखा हुआ है ना वो आपके पास एक गलत आंसर लिखा हुआ है। यहाँ पे जो आंसर मार्क है वो इस सूरत से मार्क है, एफ सी इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अब एग्जामिनर जो है वो ये चाह रहा है कि हमारे पास जो सेंटीमीटर फोर्स है इसका रिलेशन हमारे पास रेडियस के साथ इनवर्स है। तो अगर हम लोग रेडियस को डबल कर रहे हैं तो सेंटीमीटर फोर्स हमारे पास जो है वो डिक्रीज हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं है हमारे पास जो सेंटीमीटर फोर्स का और रेडियस का आपस में जो रिलेशन है वो हमारे पास होता है एफ सी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है। अब वी इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है, तो ये बन जाएगा एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर। अब आर की पावर 2 से आर की पावर 1 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर।
तो सेंटीमीटर फोर्स का रेडियस के साथ हमारे पास जो रिलेशन आ रहा है, सेंटीमीटर फोर्स का रेडियस के साथ हमारे पास जो रिलेशन आ रहा है वो आ रहा है डायरेक्ट। ओके, वो आ रहा है डायरेक्ट रिलेशन। तो अगर हम रेडियस को डबल करेंगे तो सेंटीमीटर फोर्स भी हमारे पास क्या होगी, डबल होगी। अगर हम रेडियस को छोटा करेंगे तो सेंटीमीटर फोर्स भी हमारे पास कैसी होगी, वो भी हमारे पास छोटी होगी। तो ए डबल इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, बर्नौली इक्वेशन इज अकॉर्डिंग टू। देखो हमारे पास कोई भी फ्लूइड के अंदर हम लोग जो भी इक्वेशंस को डिराइव करते हैं वो टू बेसिस के ऊपर करते हैं। एक हमारे पास कहलाती है कॉन्टिन्यूटी इक्वेशंस, एक हमारे पास कहलाती है कॉन्टिन्यूटी इक्वेशंस, और एक हमारे पास कहलाती है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या फिर कंजर्वेशन ऑफ मास। इन दोनों बेसिस के ऊपर हम लोग जो है फ्लूइड में कोई भी जो इक्वेशन है वो डिराइव कराते हैं, चाहे वो बर्नौली इक्वेशन हो, चाहे वो आपके पास कोई भी इक्वेशन हो। तो आपके पास जो बर्नौली इक्वेशन है वो इन टू बेसिस के ऊपर जो है वो वर्क करती हैं। तो आपके पास नन इज द राइट आंसर। न्यूटन्स, आइंस्टाइन और स्टोक्स लॉ आपके पास जो है वो राइट आंसर इसके नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, द टाइम पीरियड फॉर अ सेकंड पेंडुलम फ्रॉम इज एक्सट्रीम टू मीन पोजीशन इज। अब जो टाइम पीरियड होता है हमारा सेकंड पेंडुलम का, सेकंड पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो हमारे पास होता है 2 सेकंड। लेकिन ये 2 सेकंड उस सूरत के अंदर है कि मिसाल के तौर पर ये हमारे पास मीन पोजीशन, ठीक है, कैपिटल एम मीन पोजीशन है, और ये दोनों हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन। अब 2 सेकंड के अंदर कैसे, अगर हम लोग पेंडुलम को स्टार्ट करें मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ, फिर एक्सट्रीम पोजीशन से दोबारा जो हमारे पास पेंडुलम है वो दोबारा एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाए, फिर दोबारा हमारे पास जो पेंडुलम है फिर वो दोबारा हमारे पास मीन पोजीशन की तरफ जाए, फिर हम लोग कहते हैं कि हमारे पास एक साइकिल कंप्लीट हो गया। ओके, और ये जो हमारे पास साइकिल है ये 0.5 हर्ट्ज में होता है, और जो टाइम पीरियड लगता है इसको कंप्लीट होने के लिए वो हमारे पास 2 सेकंड होता है। ओके, लेकिन लेकिन अगर हमारा एग्जामिनर कहे कि आप हमें सिर्फ और सिर्फ टाइम पीरियड कैलकुलेट करके बताओ एक्सट्रीम पोजीशन का मीन पोजीशन से, तो हमारा एग्जामिनर जो है वही वाली बात चाह रहा है कि हमारे पास जो डायग्राम बनेगी वो ऐसी बनेगी। ठीक है, अब डायग्राम में थोड़ा सा ट्विस्ट है, और वो थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि हमारे पास मीन पोजीशन से बॉडी स्टार्ट होगी, एक्सट्रीम पे जाएगी, ठीक है, फिर दोबारा एक्सट्रीम पे आएगी। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो है वो हाफ यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, आपके पास हाफ टाइम यहाँ पे हो रहा है। अब सेकंड पेंडुलम का आपके पास जो टाइम पीरियड है वो होता ही 2 सेकंड है, अगर उसका भी हाफ निकालें तो आपके पास 1 सेकंड जो है वो इसका आंसर आ रहा होगा, विच इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपके पास राइट आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, एट व्हाट टेम्परेचर द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज डबल एज दैट ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस। अब हमारे पास जो वेलोसिटी का और टेम्परेचर का जो रिलेशन चल रहा होता है वो हमारे पास अंडर रूट के अंदर आता है और डायरेक्ट आता है, यानी कि V1/V2 इक्वल्स टू अंडर रूट T1/T2। अब आपको जो है वो T2 चाहिए तो आप इसको SBS कर लो, तो ये आपके पास बन जाएगा V1 स्क्वायर/V2 स्क्वायर इक्वल्स टू T1/T2। अब वो आपसे कह रहे हैं कि आपके पास जो वेलोसिटी होनी चाहिए 0 डिग्री सेल्सियस पे, अगर हम उसका डबल कर लेंगे, ठीक है, तो आप ये बताओ कि हमारे पास उस टेम्परेचर के ऊपर कितनी वेलोसिटी होगी। ठीक है, बट डबल करने की बात कर रहे हैं और टेम्परेचर का पूछ रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास V2 की जगह हम लोग लिखेंगे 2V2, तो यहाँ पे आ गया आपके पास 2V2, और T2 जो है वो बेसिकली आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। अब एक V1 से आपके पास जो V2 है वो हो जाएगा आपके पास कैंसिल, और T2 की वैल्यू का सेपरेट कर लें तो ये हो जाएगा T2 इक्वल टू 2 × ओके, और सॉरी यहाँ पे आपका जो है वो SBS आपके पास आ रहा होगा, तो यहाँ पे आपके पास टू टू आएगा। ठीक है, कोई डबल होने की बात हो रही है तो V2 का भी आपके पास जो है वो स्क्वायर होगा। ओके, और उसके अंदर 2 आपके पास आएगा तो आपके पास 4 बन जाएगा ये बेसिकली। तो T2 इक्वल्स टू 4 × अब आपके पास जो T1 है, ठीक है, आपके पास बराबर होता है 273 केल्विन के। अब 273 को आपने मल्टीप्लाई करना है डेट इज 4 से, तो ये हो जाएगा आपके पास 273 × 4, तो 4 1 4, 4 2 साइड एंड 4 3 12, तो 2 यहाँ पे 1 ऊपर कैरी, 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21 एंड 7 4 आके बराबर होता है 28 के। ठीक है, और 28 प्लस का 1 29 होता है, तो 9 यहाँ पे आएगा और 2 यहाँ पे आएगा, तो 4 1 4, 4 2 8 एंड 8 प्लस 2 हमारे पास बराबर होगा दैट इज 10 के। तो 0 यहाँ पे 1 ऊपर कैरी, तो अगर आप 4 को मल्टीप्लाई करें 273 से तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1092। अब हमारे को जो
आंसर पता लगाना है वो सेल्सियस में पता लगाना है। अभी आंसर आ रहा है केल्विन में, तो इसके अंदर से हम लोग जो है वो 273 अनफॉर्चुनेटली माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 273 और ये इसके अंदर से हो रहा है माइनस। और ऊपर आके बाद 2 है, नीचे आके बाद 3 है, ऊपर छोटा नंबर है नीचे बड़ा नंबर है, ऊपर आपने बड़ा नंबर लेकर आना है। ठीक है, तो 9 है, ये बराबर में कैरी देगा तो बन जाएगा वो 12 आके पास खुद। और ये जो आके पास 9 है ये खुद बन जाएगा आके पास 8। तो 12 माइनस का 3, 12 माइनस का 3 आके पास बराबर होता है 9 के। ठीक है, अब ऊपर आपके पास छोटा नंबर है नीचे आपके पास बड़ा नंबर है, यहाँ आपके पास जीरो है। ठीक है, ये जीरो तो आपके पास कैरी नहीं देगा, तो ये वन है, ये वन बराबर वाले को कैरी देगा तो आपके पास बन जाएगा ये खुद 10। अब ये 10 जो है ये खुद बन जाएगा आपके पास 9 और ये बराबर वाले को कैरी देगा तो बन जाएगा आपके पास 18। तो अब आपके पास ऊपर 18 है, नीचे आपके पास 7 है। तो नीचे आपके पास जो आंसर आएगा 18 में से अगर हम लोग 7 को माइनस कर लें, 18 में से अगर हम लोग 7 को माइनस कर लें तो ये आपके पास बन रहा होगा डेट इज 11। तो एक यहाँ पे और आपके पास जो है वो सिमिलरली एक यहाँ पे आएगा। ठीक है, अच्छा ये खुद आपके पास जो है वो 9 बन गया था। ठीक है, सो अब जब ये आपके पास खुद 9 बन गया था तो जब एक उसके बाद कैरी जाएगा तो वो उसके बाद बन जाएगा कैरी। और आपके पास 1 + 9 जो होता है बराबर होता है आपके पास 10 के, और 10 - 2 आपके पास बराबर होता है 8 के। तो इसका जो आपके पास आंसर आ रहा होगा वो आ रहा होगा 819 डिग्री सेल्सियस, विच इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे मार्क्ड है। ठीक है, जो कि क्लोज तरीन आंसर है, वैसे इसका जो आंसर है वो आपके पास 819 डिग्री सेल्सियस ही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, द रेंज ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम इज। आपके पास जो विजिबल स्पेक्ट्रम होता है ना, इसकी हमारे पास जो रेंज होती है वो 400 से लेकर 750 तक हमारे पास जो है बेसिकली होती है। तो क्वेश्चन नंबर 12, द रेंज ऑफ वेव नंबर ऑफ लाइट इज 5 × 10⁻6 मीटर, 6/मीटर, देन इट्स वेवलेंथ। अब आपके पास वेवलेंथ का और वेव नंबर का जो रिलेशन है वो हमारे पास होता है, दैट इज वेव नंबर इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन लैम्डा। अगर हमें लैम्डा चाहिए तो ये हमारे पास बन जाएगा लैम्डा इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन के। ओके, अब आपके पास जो लैम्डा आपने फाइंड आउट करना है, टू ये रहा 3.14, यानी कि आप इसको 3 ले सकते हो। और वेव नंबर की वैल्यू आपके पास आ रही है 5 × 10⁻6। अब 2 को आपने डिवाइड करना है 5 से, तो 2 आपके पास अंदर जाएगा, 5 आपके पास बाहर आएगा। ठीक है, पॉइंट लगेगा, जीरो बढ़ेगा। 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15 एंड 5 × 4 आपके पास होगा 20। तो यहाँ पे आपके पास आ गया 20 और ये आपके पास हो गया क्रॉस। तो अगर आप 2 को डिवाइड कराओगे 5 से तो आपके पास जो आंसर आ रहा होगा वो आपके पास आ रहा होगा 0.4। ठीक है, और मल्टीप्लाई आपके पास 3 है और 10⁻6 आपके पास नीचे है, जब ये ऊपर जाएगा तो आपके पास बन जाएगा नेगेटिव। तो मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6, ये जो 0.4 है इसका हमारे पास जो पॉइंट है वो आगे शिफ्ट होगा। ठीक है, तो जब पॉइंट एक बार आगे शिफ्ट होगा तो बन जाएगा 4 × 10⁻⁻1 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻�6। ओके, सो नाउ 4 3 से आपके पास होता है 12, तो ये बन गया आपके पास 12 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 मीटर। इसका आपके पास जो है राइट आंसर होना चाहिए, विच इज नन ऑफ दीज, ये आपके पास जो है वो सही आंसर है। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन और ह्यूमन आइज। अब हमारी जो आंख है वो हम लोग 25 सेंटीमीटर बिल्कुल ठीक देख सकते हैं, या फिर हम लोग जो है वो 250 मिलीमीटर तक जो है वो बिल्कुल सही हमारी जो आंख है वो देख सकती है। क्वेश्चन नंबर 14, इफ द डिस्टेंस इज डबल बिटवीन टू चार्जेस देन कूलम फोर्स बिकम्स। हमारे पास जो फॉर्मूला है फोर्स का वो हमारे पास होगा F = K Q1 Q2/R², ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब फोर्स जो है वो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट है, और हमारे पास जो डिस्टेंस है इसको स्क्वायर के ऊपर इनवर्सली डिपेंडेंट है। तो हम लोग कह रहे होते हैं कि हमारे पास जो कूलम का जो लॉ है वो इनवर्स स्क्वायर रिलेशन को ओबे कर रहा होता है। अब हमारे पास सिचुएशन ये है कि हमारे पास जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हमारे पास डिस्टेंस के स्क्वायर के। इसका मतलब ये है कि अगर आप डिस्टेंस को इंक्रीज करोगे, जो फोर्स है वो उसके स्क्वायर टाइम्स आपके पास डिक्रीज होगी। तो अगर आप डिस्टेंस को डबल करोगे तो आपके पास जो फोर्स है वो आपके पास डबल टाइम डिक्रीज होगी। तो विच इज ऑप्शन नंबर आपके पास जो सी है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर है, रिड्यूस 4 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 15, two resistance of 6 ohm each are in parallel and third of 3 ohm is connected in series। अब हमारे पास दो रेजिस्टेंस है जिनको हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं पैरेलल, एक आपके पास ये रही और एक आपके पास ये, इनको आपने पैरेलल कनेक्ट करा और फिर आपने जो थर्ड रेजिस्टेंस है वो इनके साथ आपने कनेक्ट करी सीरीज में, ये रही आपके पास थर्ड रेजिस्टेंस। तो ये जो दोनों है ये आपके पास सॉल्व होंगे पैरेलल, और जो थ्री है ये इनके साथ सीरीज में सॉल्व होगी। तो इसकी वैल्यू भी आपके पास 6 है, इसकी वैल्यू भी आपके पास 6 है। तो अगर आपने इनको पैरेलल में सॉल्व करना है उसके लिए हमारे पास जो है वो सिचुएशन ये हो जाती है, आर ई इक्वल्स टू 6 × 6 + 6 + 6।
तो 6 6 36 होता है, 6 + 6 आपके पास 12 होता है, एंड 12 × 1 12 और 12 3 आपके पास बराबर होता है 36 के। अब ये 3 जो है आपके पास 3 के साथ सीरीज में सॉल्व होगा तो ये आपके पास खुद बन जाएगा 6 ओम। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो इसका आंसर आएगा आपके पास 6 ओम, नॉट आपके पास जो है वो 9 ओम इसका आंसर आएगा। बहुत सारे लोग अगर सोच रहे होंगे कि सर हमारे पास ये R = 6 × 6/6 कैसे आया, तो आप इसका एलसीएम वाला मेथड भी ले सकते हो। एलसीएम वाला जो मेथड है वो आपके पास होता है 1/RE = 1/6 + 1/6। और आपके पास जो नीचे जो नंबर है, ठीक है, वो आपके पास बड़ा नंबर आपके पास एक दफा लिखा जाएगा, ऊपर वाले नंबर आपके पास एज इट इज लिखे जाएंगे, तो आ जाएगा 1 + 1, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे आप, तो बन जाएगा आपके पास ये 6/2। तो 2 × 1 = 2 और 2 × 3 = 6, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा आपके पास 3 हो। चाहे आप एलसीएम वाले मेथड से कर लें या चाहे आप ये वाले मेथड से कर लें, आपके पास जो आंसर है वो आपको बिल्कुल सही आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 16, इफ अ मैग्नेट इज नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट विल एक्सपीरियंस। ये सवाल बहुत दफा पूछा जाता है, लेकिन वो इस तरीके से फैशन में पूछा जाता है कि वो पूछता है कि आप मुझे बताओ कि आपके पास जो नीडल है, अगर वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी है, अगर आपके पास जो नीडल है, अगर उसको हम लोगों ने रखा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो आप बताइए कि हमारे पास जो नीडल है उसके ऊपर क्या हमें दिखाई दे रहा होगा। देखो अगर आपके पास जो नीडल है, अगर वो आपके पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी है, तो आपके पास उस नीडल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ जो है वो टॉर्क अप्लाई होगा, क्योंकि आपके पास जो फोर्सेज हैं वो एक दूसरे को कर लेंगी बैलेंस। अगर आपके पास नीडल है, अगर आपके पास नीडल है, अगर वो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखी है, अगर आपके पास जो नीडल है अगर वो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखी है, तो उसके ऊपर फोर्स भी अप्लाई होगी, और उसके ऊपर हमारे पास जो टॉर्क है वो भी अप्लाई होगा, क्योंकि हमारे पास जो फोर्स है वो एक दूसरे को बैलेंस नहीं करेगी, ठीक है, और टॉर्क दोनों कंडीशन के ऊपर अप्लाई हो रहा होगा। लेकिन अगर हमारे पास मैग्नेट है, अगर हम उसको नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर रखें, तो हमारे पास जो फोर्सेज है, ठीक है, वो एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर पाएंगी। अब हो सकता है कि हमारे पास जो मैग्नेट है वो अट्रैक्ट हो सकता है कि हमारे पास जो मैग्नेट है वो रिपेल, ठीक है, तो इसका हमारे पास जो है वो कोई इसका राइट आंसर नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारे पास बिल्कुल सही इसका आंसर है, क्योंकि हम ये पता नहीं लगा सकते कि हमारे पास जो फोर्स है, ठीक है, जो मैग्नेट है, ठीक है, वो अट्रैक्ट हो गया, मैग्नेट हमारे पास रिपेल होगा। क्वेश्चन नंबर 17, ईएमएफ ऑफ इक्वल्स टू वी बी साइन थीटा रिलेटेड टू दैट। देखो हमारे पास जो ईएमएफ है उसका हमारे पास जो यूनिट है ना वो हमारे पास होगा वोल्ट। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। बेसिकली आपके पास जो ईएमएफ इक्वल्स टू वी बी साइन थीटा है, ये हमारे पास जो है वो मोशनल ईएमएफ के कॉन्सेप्ट से लिया गया। मोशनल ईएमएफ का कॉन्सेप्ट हमारे पास ये कहता है कि आपके पास अगर कोई भी कॉइल है, वो कॉइल ऐसी होनी चाहिए जो वो करंट को प्रोड्यूस कर सके, हम इंड्यूस कर सके। हमारे पास कोई भी जो कॉइल है, अगर वो उसके मैग्नेटिक जो फ्लक्स है, अगर वो उसके अंदर से कट होगा तो उसके अंदर हमारे पास ईएमएफ जनरेट हो जाएगी, ठीक है। और अगर हमारे पास जो कॉइल है अगर वो क्लोज सर्किट में है, तो उसके अंदर हमारे पास जो करंट है वो भी इंड्यूस हो जाएगा। तो ये ईएमएफ इक्वल्स टू वी बाय साइन थीटा, ये उस कॉन्सेप्ट से आया। सो द फोर्स एफ एक्सपीरियंस बाय अ कंडक्टर ऑफ लेंथ एल कैरिंग करंट व्हेन प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी इज गिवन बाय द रिलेशन ऑफ। उसका फॉर्मूला हमारे पास होगा एफ इक्वल्स टू बी आई एल साइन ऑफ थीटा। ऑप्शन नंबर है। अच्छा यहाँ पे ना हमारे पास जो हम लोग जो वेक्टर मानते हैं ना वो एल को वेक्टर मानते हैं। हम लोग एल को जो वेक्टर है वो इसी वजह से मानते हैं क्योंकि हमारे पास जो चार्ज जो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा होता है वो कंडक्टर की लेंथ के बराबर है। तभी हम लोग जो है वो डिस्प्लेसमेंट को कंडक्टर की लेंथ के साथ रिप्लेस कर देते हैं, और करंट को हम लोग ऐसा वेक्टर जो है वो नहीं मानते, क्योंकि करंट जो है वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 19, हाई वोल्टेज इज ऑब्टेन फ्रॉम। ये बेसिकली आपके पास एक रिसर्च थी, इसके अंदर पता चला कि हमारे पास जो हाई वोल्टेज होता है, ठीक है, वो जो प्लाज्मा जनरेटर्स होता है, इसके अंदर हमारे पास जो हाई वोल्टेज है वो आता है। और तो हमारे पास जो एनर्जी प्रॉब है ये भी हमें जो है वो हाई वोल्टेज को बताकर दिखाती है, लेकिन हाई जो एनर्जी प्रॉब है ये हमारे पास प्राइमरी सोर्स नहीं है, और जो बैटरी है वो हमें हमारे पास जो है लोअर वोल्टेज को फराहम कर रही होती है। यूनिट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, चाहे वो आपके पास लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो, चाहे वो आपके पास 3 डायमेंशन स्ट्रेन हो, चाहे वो आपके पास कोई सा भी स्ट्रेन हो, आपके पास जो स्ट्रेन का यूनिट होता है वो आपके पास कोई यूनिट होता ही नहीं है स्ट्रेन का, ठीक है। जब भी आपने अगर आप फिजिक्स और सॉलिड्स पढ़ रहे होंगे तो आपने स्ट्रेन इस तरह पढ़ा होगा, स्ट्रेन इक्वल्स टू चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। अब आपने जो इसका ग्राफ के अंदर यूनिट देखा होगा ना वो इस तरीके से देखा होगा, मीटर अपॉन मीटर। तो मीटर अपॉन मीटर जो है वो एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, और आपके पास जो स्ट्रेन होता है वो आपके पास यूनिट लेस होता है, स्ट्रेन आपके पास यूनिट लेस होता है। और कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर आपके पास यूनिट लेस होगी तो वो आपके पास डायमेंशन लेस भी होगी।
तो वो आपके पास डायमेंशन लेस भी होगी। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आपके पास यूनिट लेस होगी तो वो आपके पास डायमेंशन लेस भी होगी। तो आपको कोई यूनिट लेस जो है उसका राइट आंसर और एक्यूरेट आंसर जो है वो इसका होना चाहिए। अच्छा, साथ ही साथ आपके पास जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो भी आपके पास जो है वो यूनिट लेस है। क्वेश्चन नंबर 10, अ कंप्लीट फिल बैंड इज कॉल्ड। देखो आपके पास जो इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, इसके अंदर हम लोग जो डायग्राम पढ़ते हैं वो दो तरह पढ़ते हैं। एक हमारे पास कहला रहा होता है वैलेंस बैंड, एक हमारे पास कहला रहा होता है हमारे पास कंडक्शन बैंड। ठीक है। अब हमारे पास जो इंसुलेटर्स होते हैं इनमें जो वैलेंस बैंड है और इनमें हमारे पास जो कंडक्शन बैंड है, इन दोनों का जो फासला है वो हमारे पास काफी ज्यादा दूर होता है। और वैलेंस बैंड के अंदर हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें हमारे पास सेमीकंडक्टर्स की, तो हमारे पास वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड इन दोनों के दरमियान का जो फासला होता है वो मॉडरेट होता है। और मेटल्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड इन दोनों के दरमियान का फासला होता ही नहीं है, जब भी हमारे पास जो ये बासानी जो है वो इनकी कंडक्टिविटी हमारे पास ज्यादा होती है। तो अ कंप्लीटली फिल बैंड इज कॉल्ड, उसे हम लोग कह रहे होंगे वैलेंस बैंड। ओके। सो ऑप्शन नंबर आपके पास जो नन है इस बार वो आपके पास बिल्कुल सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ लाइट। देखो आपके पास फोटो डायोड एक ऐसी डिवाइस होती है, आपके पास फोटो डायोड एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि आपके पास जो लाइट है इसको डिटेक्शन करके आपके पास देती है। फोटो डायोड जो है वो आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो एक्सपेरिमेंट है उसके ऊपर हमारे पास ये वर्क कर रहा होता है फोटो डायोड। और फोटो डायोड जो है वो आपके पास रिवर्स बायस जो है उसके अंदर लगा हुआ होता है, विच इज आपके पास ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, इफ आपके पास यूरेनियम है जिसका एटॉमिक चार्ज नंबर 92 है, इसका आपके पास एटॉमिक मास नंबर 235 है, द न्यूट्रॉन टू न्यूक्लियॉन रेशियो इज। देखो हम लोग न्यूट्रॉन को कैसे निकालेंगे, हम लोग न्यूट्रॉन को निकालेंगे ए माइनस जेड इक्वल्स टू एन से। ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है, ए एटॉमिक मास नंबर है, जेड एटॉमिक चार्ज नंबर है, एन आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। तो आपके पास जो एटॉमिक मास नंबर है वो आपके पास 235 है, माइनस का आपके पास जो एटॉमिक चार्ज नंबर है वो 92 है। अच्छा, एटॉमिक मास नंबर ना आपके पास मोस्टली इंटीजर होता है। ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 आपके पास मोस्टली जो होता है एटॉमिक मास नंबर वो आपके पास इंटीजर ही हो रहा होता है। ओके। सो मोस्टली आपके पास इंटीजर होता है। सिर्फ कैसे जो आपके पास क्लोरीन है उसका आपके पास जो है वो 35.5 होता है। तो 235 आपके पास जो ऊपर है, 92 जो है वो आपके पास नीचे है, इसको आपने करना है माइनस। ठीक है। ऊपर बड़ा नंबर है, नीचे आपके पास छोटा नंबर है, बाहर से नहीं माइनस हो जाएंगे, नीचे आपके पास आएगा 3। ना, ऊपर आपके पास छोटा नंबर है, नीचे आके वो बड़ा नंबर है जो 2 है, ये 2 बड़ा वाले को कैरी देगा, खुद बन जाएगा आपके पास 13। सो 13 माइनस का 9 10 11 12 13, अब नीचे आएगा आपके पास 4। अब ये जो 2 था इससे बड़ा वाले को कैरी दिया था, ये खुद आपके पास 1 बन जाएगा। ठीक है। और 1 आपके पास नीचे आएगा। तो आपके पास जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो कितने आ रहे होंगे, वो आपके पास आ रहे होंगे 143। अब ये नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं सर? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बेसिकली आपके पास होते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं ना, इन्हें हम लोग कह रहे होते हैं न्यूक्लियॉन्स। तो आपके पास जो न्यूट्रॉन का और न्यूक्लियॉन का जो आपके पास रेशियो है वो आपके पास बनेगा एन अपॉन ए। आपके पास जो एन है वो आ रहा है 143, ए जो है वो आपके पास आ रहा है 235, विच इज ऑप्शन नंबर ए आपके पास इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, इफ इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज डबल देन एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज। आपके पास जो इंटेंसिटी है वो फोटो एमिशन या फोटो करंट के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड होती है, जो इंटेंसिटी है। तो इंटेंसिटी को हम लोग जितना ज्यादा इंक्रीज करेंगे उतना ही ज्यादा हमारे पास जो फोटो एमिशन और फोटो करंट है वो इंक्रीज हो रहा होगा। अगर फ्रीक्वेंसी को हम लोग इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास जो अपकमिंग इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट आउट होंगे, ओके, उनकी हमारे पास जो एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी। तो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, इसका मतलब ये है कि वो आपसे वो फोटो इलेक्ट्रॉन या करंट के बारे में पूछ रहे हैं। तो अगर आप इंटेंसिटी को डबल करेंगे तो आपके पास जो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन या करंट है वो भी आपके पास क्या होगा, वो भी आपके पास डबल आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 25, व्हेन इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट इज 10 व्हाट इट इज इट्स पीक वैल्यू। सो अब आपके पास जो आई पीक होता है वो बराबर होता है आपके पास आई आर एम एस के मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 के। आपके पास जो इफेक्टिव वैल्यू है वो 10, आपके पास अंडर रूट 2 का जो स्क्वायर रूट है वो बराबर होता है 0.707 के। ठीक है। सो सॉरी सॉरी सॉरी, आपके पास 1.41 के बराबर होता है इसका स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे आपके पास आ गया 1.41, जब 10 आपके पास 1.41 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आंसर आएगा 14.1 एम्पियर, विच इज आपके पास जो है डी इज द राइट आंसर, नॉट बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, इन डायोड्स द ग्राफ इज ड्रॉन बिटवीन। डायोड में आपके पास जो ग्राफ होता है वो वोल्टेज और करंट का आपके पास जो ग्राफ होता है वो बनाया जाता है। आपके पास जो फॉरवर्ड बायस होता है, फॉरवर्ड बायस का आपके पास जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से बनता है, और ये आपके पास कहला रहा होता है फॉरवर्ड वोल्टेज। और आपके पास जो रिवर्स बायस होता है,
इसका हमारे पास जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से बना होता है, ठीक है। और इसे हम लोग कह रहे होते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। स्पीड ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज क्वेश्चन नंबर 27। देखो अगर आपने स्पीड पता लगानी है तो वेलोसिटी का फॉर्मूला आपके पास होता है वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अब आपने डिस्प्लेसमेंट नहीं पता लगाना होगा। अब हमारे पास जो अर्थ का सन के साथ का जो डिस्टेंस है वो होता है 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 11 मीटर। और जो अर्थ है, ओके, वो हमारे पास सन के इर्द गिर्द जो है वो चक्कर लगाती है। अब उसका जो सरकमफेरेंस होता है या फिर सर्कल की आपके पास जो लेंथ होती है वो बराबर होती है 2 पाई आर के। अब टू आपके पास 2 है, पाई की जगह पे आप 3 पुट कीजिएगा, आर की जगह पे आप 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 11 पुट कीजिएगा। अब टाइम है, देखो आपके पास एक आर के अंदर 365 दिन होते हैं। एक दिन के अंदर आपके पास जो है वो 24 घंटे होते हैं। हर दिन के अंदर आपके पास जो है वो 60 मिनट होते हैं, ठीक है। और सॉरी सॉरी, एक दिन में आपके पास 365 दिन होते हैं। हर दिन में 24 घंटे, हर घंटे में 60 मिनट, और हर मिनट में आपके पास जो है वो 60 सेकंड होते हैं। जब आप इन दोनों को डिवाइड कराएंगे ना आपस में, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 मीटर पर सेकेंड। यानी कि अर्थ की स्पीड सन के अराउंड आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 मीटर पर सेकेंड होती है, या फिर आपके पास 3 0 0 0 0 यानी कि यूनिट 10 100 1000 10,000 3 लाख मीटर पर सेकेंड आपके पास जो है वो स्पीड आपके पास यहाँ पे पाई जाती है। ओके, सो ये आपके पास थी इसकी कैलकुलेशन, वो आप लोग खुद कर लीजिएगा। V इक्वल्स टू आर ओमेगा इज कॉल्ड, V इक्वल्स टू आर ओमेगा जो है वो हमारे पास बेसिकली रिलेशनशिप है बिटवीन द लीनियर एंड द एंगुलर क्वांटिटीज। अब V इक्वल्स टू आर ओमेगा बेसिकली आपके पास यहाँ पे जो ओमेगा है वो आपके पास एंगुलर वेलोसिटी है। अच्छा याद रहे कि आपके पास जो ओमेगा है ना, ये आपके पास एंगुलर वेलोसिटी है, और इसको हम लोग रेडियल वेक्टर भी कह रहे होते हैं। या तो इसको आप रेडियल वेक्टर कहो, या फिर इसका बहुत ज्यादा जो मशहूर तरीन नाम है ना वो है आपके पास एक्सियल वेक्टर्स। क्या होता है, इसको हम लोग कह रहे होते हैं एक्सियल वेक्टर्स। अब v इक्वल्स टू आर ओमेगा में आपके पास जो v है वो टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है। क्वेश्चन नंबर 29। A small parallel resistance shunt used to convert a galvanometer into an ammeter of suitable range is called। हमारे पास जो शंट रेजिस्टेंस है इसका फॉर्मूला होता है आर एस इक्वल्स टू आई जी मल्टीप्लाई बाय आर जी अपॉन आई माइनस का आई जी। ऑप्शन नंबर है। Question number 30. A bullet is fired with an angle of 30 degree with the velocity of 196 meter per second. For how much time the bullet will remain in space? अभी आपके पास प्रोजेक्टाइल मोशन का सवाल है। प्रोजेक्टाइल मोशन को सवाल को समझने के लिए सबसे आसान तरीका ये होता है कि आपको वो एंगल देगा, ठीक है। या तो वो एंगल देगा, या तो वो रेंज का तस्करा करेगा, या तो हॉरिजॉन्टल रेंज का तस्करा करेगा, ठीक है। एक तो ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन आपके पास जो है वो ये होती है कि आपको प्रोजेक्टाइल मोशन का सवाल वो कुछ इस तरीके से भी दे सकता है कि आपके पास कोई भी बॉय है मेरी तरह, ठीक है, वो आपके पास एक पहाड़ के ऊपर चढ़ा हुआ है, और अगर आपके पास कोई भी जो बॉय है अगर वो बॉल को थ्रो करे या स्टोन को थ्रो करे हॉरिजॉन्टली, अगर वो स्टोन को थ्रो करे हॉरिजॉन्टली, तब भी वो आपके पास जो है प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन होता है। ओके, खैर अब आपने पता लगाना है प्रोजेक्टाइल मोशन का टाइम पीरियड, तो टी इक्वल्स टू 2 वी नॉट साइन थीटा अपॉन आपके पास जी का ये आपके पास फॉर्मूला है। आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 196 मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा आपके पास बन जाएगा 30 डिग्री अपॉन आपके पास आएगा दैट इज 10। सो ये बन गया आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 196 मल्टीप्लाई बाय साइन 30 1/2, नीचे आपके पास आएगा 10। ये 2 से 2 आपके पास कट जाएगा, 19.6 आपके पास बनेगा दैट इज 196 डिवाइडेड बाय 10, तो आपके पास आंसर आएगा 19.6 सेकंड, विच इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दिस इज ऑल अबाउट कि वो क्वेश्चन जो आपके पास यूईटी के पास पेपर्स में आए हुए थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर, ठीक है। जज़ाकल्लाह, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज।